हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 15। डेट है आपकी 16 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज। ये जो आपकी वर्कशीट है वो आपके हिस्ट्री के बुक के चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक से लिया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पैराग्राफ से। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 ये उनका शासनकाल है। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। यानी कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनते हैं तो कंपनी ने बंगाल के साथ साथ मुंबई और मद्रास तक भी अपनी सत्ता को फैला लिया था। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो ब्रिटिश के जो इलाके होते थे वो कई सारी इकाइयों में, प्रशासकीय इकाइयों में बटे होते थे, इस वजह से उसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और उस समय की जो 3 प्रेसिडेंसी थी वो थी आपकी बंगाल, मद्रास और मुंबई, जहाँ से सारे काम किए जाते थे। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। तो जितनी भी ताकत होती थी वो गवर्नर जनरल के पास होती थी, और गवर्नर जनरल ने, जो कि वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कई सारे प्रशासकीय सुधार किए थे। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजेदारी अदालत और दीवानी अदालत। जैसे कि पहले हमारे गाँव वगैरह में जो अदालतें होती थी वो मतलब जो गांव का मुखिया होता था वही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने 2 अलग अलग अदालतें बनाई, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत, जो हम आज भी देखते हैं। ठीक है, दीवानी अदालत के जो मुखिया होते थे वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। अब उसके लिए क्या क्या कानून होंगे, किस कानून की क्या सज़ा होगी, ये सारी जो चीज़ें तय करवाई गई थी वो मौलवी और हिंदू पंडित से करवाई गई थी। फौजीदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी। इसके अलावा जो फौजीदारी मामले होते हैं वो काजी और मुफ्ती के अंडर आते थे, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे और सभी लोग कलेक्टर की निगरानी में ही काम किया करते थे। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। क्या था कि जो कानून होते थे वो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग होते थे। ठीक है, जैसे साउथ के किसी गुनाह के लिए अलग सज़ा होती थी, नॉर्थ में उसकी अलग प्रावधान थी। तो इस वजह से जो भी हिंदू का कानून होता था, हिंदुओं का जो भी कानून था, उस सब में समरूपता लाने के लिए उसका एक संकलन तैयार करवाया गया 1775 में 11 पंडितों के द्वारा, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके लिए चीज़ें थोड़ी इजी हो जाए। एनबी हॉलैंड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब और इजी करने के लिए फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई, और इसी तरह 1778 में मुस्लिमों के लिए भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद अदालतों के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय भी बनाया गया। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। उसके बाद अपीलीय अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना करवाई गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो जो कलेक्टर होता था सबसे प्रमुख माना जाता था वो, और उसका काम था कि लगान यानी कि टैक्स वसूले वो। ठीक है, लगान और कर इकट्ठा करे। इसके अलावा न्यायाधीशों की मदद से, पुलिस की मदद से, दरोगा की मदद से वो पूरे जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखे। उसका कार्यकाल कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। तो इसके बाद क्या होता है
कि जो कलेक्टर होता है वो सत्ता और संरक्षण का एक नया ही केंद्र बन जाता है। फिर पुराने टाइम पे सत्ता जिनके हाथों पे होती है कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकल चुकी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कंपनी की फौज। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय आर्मी कहते थे। तो अंग्रेजों की जो सेना होती थी सिपाही, ये हिंदी के ही शब्द से निकला हुआ है, तो वो उसे सिपॉय कहते थे। जहाँ मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो यहाँ पर मुग़ल फ़ौज जो हुआ करती थी पहले के टाइम पे, जो मुग़ल फ़ौज रखते थे वो घुड़सवार रखते थे, यानी घोड़ों से जो चलते हैं उन्हें रखते थे। इसके अलावा पैदल सेना जिन्हें तीरंदाजी आती थी या फिर तलवारबाजी आती थी। वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक और मैचलोक यानी कि बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक से लैस होते थे। दोनों फौजों के बीच मुख्यतः ये अंतर थे, यानी कि जो मुग़ल फ़ौज थी और कंपनी की फ़ौज थी दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे। जैसे कि फर्स्ट डिफरेंस आपका दिया गया है, मुख्य रूप से जो सवार होते थे वो प्रशिक्षित यानी कि उन्हें ट्रेनिंग मिली होती थी। और घुड़सवार ट्रेनिंग किन लोगों को दी जाती थी? सिर्फ घुड़सवारों को, और इसके अलावा पैदल सैनिक होते थे। लेकिन कंपनी के फ़ौज में सिर्फ पैदल सेना होती थी, वो लोग घुड़सवार नहीं रखते थे कंपनी की फ़ौज, क्योंकि इस टाइम तक आते आते जो फ़ौज थी, जो सिपाही होते थे, उन लोगों ने बंदूक चलाना सीख लिया था, ठीक है। वो लोग बंदूक का प्रयोग करते थे, इस वजह से घुड़सवार सैनिकों की मात्रा कम हो गई। सेकंड है आपका सवारों का दबदबा, पैदल सैनिक कम। तो इसमें जो घुड़सवार होते थे वो उनका दबदबा रहता था, पैदल सैनिक उतने नहीं होते थे। और कंपनी की फ़ौज की अगर हम बात करें तो इसमें सवारों की संख्या कम होती थी, पैदल सैनिक ज़्यादा होते थे। थर्ड है तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना। मुग़ल फ़ौज में तीरंदाजी वाली और तलवारबाजी वाली सेना हुआ करती थी, बल्कि कंपनी की फ़ौज में बंदूक चलाने में निपुण सेना होती थी। फोर्थ है आपका विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक। क्या होता था, मुग़ल फ़ौज में सारी जो सेना होती थी उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होते थे। अगर कभी ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत होती थी तो आसपास के गांव से किसानों को बुला लिया जाता था। लेकिन जो कंपनी की फ़ौज थी उसमें सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन और प्रशिक्षित सेना। तो कंपनी की जो फ़ौज थी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपनी सेना के ऊपर। वो लोग पूरा उन्हें ट्रेनिंग देते थे, यूरोपीय ढंग से उन्हें ट्रेनिंग देते थे, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह तय करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। उसके बाद आता है आपका अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो होते ही थे। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। तो कई बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी चेंज करती थी अपनी सेना में तो वो जाति और समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देती थी। जैसे जो हिंदू होते थे वो गाय को माता मानते थे, तो कई सारी अफवाहें भी उस टाइम पे चली थी कि जो बंदूक होता है उसमें आगे की तरफ गाय की चमड़ी होती है, ठीक है, तो उसको मुंह से छीलना होता है। इस तरह की चीज़ें अफवाहें भी चली थी। तो वो लोग कहीं ना कहीं उनके धर्म से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही थी उस टाइम पे, ठीक है। और यही रीज़न बना था 1857 के विद्रोह का। व्यापार से साम्राज्य तक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन बैठी। यानी कि अब ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है और यहाँ पर आपका सारांश दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी तो व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, लेकिन आते आते यहाँ पर भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन बैठी थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई और अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। पहले के टाइम पे जब कंपनी या फिर दूसरी कंपनियां भारत आती थी तो उनको बहुत दिन लग जाते थे आने में, लेकिन जब भाप तकनीक का आविष्कार हुआ, इसके अलावा और भी चीज़ें, नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी आने लगी, तो आने का जो समय था वो कम होता गया।
अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। इतने ज़्यादा मात्रा में अंग्रेज़ और दूसरी कंपनियां आ गई थी कि 1857 तक तो उपमहाद्वीप के 63% पर भूभाग पर और 78% पर कंपनी का सीधा शासन हो चुका था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी और बाकी का जो भाग था उस पर उनका इनडायरेक्ट कब्जा था। तो इस तरह पूरे इंडिया को ही कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, एक एक करके हम उसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था? 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? आंसर हो जाएगा आपका, ब्रिटिश काल में प्रशासनिक इकाइयों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में जो प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी उसको ही प्रेसिडेंसी कहा जाता था और 3 प्रेसिडेंसी थी आपकी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वॉरेन हेस्टिंग कौन था? उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई? आंसर होगा आपका, वॉरेन हेस्टिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। उसने अपने शासनकाल में बंगाल, मद्रास और मुंबई पर अधिकार जमाकर कंपनी के शक्ति को और बढ़ाया। तो पहले कंपनी का शासन सिर्फ बंगाल तक ही था, लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग आए तो उन्होंने मद्रास और मुंबई पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, थर्ड है आपका, वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख सुधार किए? तो फर्स्ट है आपका, वॉरेन हेस्टिंग ने फौजदारी और दीवानी अदालत अलग अलग स्थापित की, यानी जो फौजदारी मामले होंगे वो अलग अदालत में देखेंगे और जो दीवानी अदालत होंगे वो अलग अदालत में देखे जाएंगे। सेकंड है आपका, उसने भारतीय कानूनों का संकलन करवाया, यानी जितने भी कानून थे उन सबको एक जगह पर संकलित कर दिया। ठीक है, थर्ड है आपका, उसने कोलकाता में सर्वोच्च अदालत की स्थापना की। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट भी लाया गया उनके काल में। फोर्थ है आपका, कलेक्टर का क्या काम था? तो आंसर होगा आपका कि कलेक्टर का मुख्य काम लगान तथा यहाँ पर कर आएगा या कर इकट्ठा करना था। तो कलेक्टर का मुख्य काम लगान तथा कर इकट्ठा करना था। इसके साथ ही न्यायाधीश, पुलिस, दरोगा की सहायता से कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। उसका दूसरा काम था कि वो न्यायाधीश की मदद से, पुलिस की मदद से, दरोगा की मदद से पूरे जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखे। 5 है आपका, मुगल फौज और कंपनी की फौज में 2 अंतर लिखिए। तो आप कोई भी 2 अंतर लिख सकते हैं जो आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। फर्स्ट है, मुख्य रूप से सवार और पैदल सैनिक होते थे और कंपनी की फौज में अधिकतर पैदल सेना ही होती थी। सेकंड है आपका, सवारों का दबदबा, पैदल सैनिक कम, यानी कि मुगल फौज में सवारों का दबदबा होता था और पैदल सैनिकों की संख्या कम होती थी, बल्कि कंपनी की फौज में उल्टा था। यहाँ पर सवारों की संख्या यानी घुड़सवार कम होते थे और पैदल सैनिक ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो आपको जो भी 2 ऑप्शन ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं। 6 है आपका, सोचकर लिखिए कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। आंसर हो जाएगा आपका कि शासक अधिकांश जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं थे। तो जो शासक होते थे वो उतने लोकप्रिय नहीं होते थे, इस वजह से जो जनता थी वो अक्सर सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम कर लिया करती थी। सेकंड है, भारतीय जनता को अधिक बेहतर वेतन दिया जाता था, यानी जो जनता होती थी उस टाइम पे भारतीय जनता, तो उनको उनकी खेती से शायद उतना पैसा नहीं मिल पाता था या और भी जो रीज़न होते थे, उनकी आजीविका के अच्छे साधन नहीं रहते हों, तो इस वजह से वो उनकी कंपनी में जाके भर्ती हो जाते थे ताकि उन्हें अच्छी खासी रकम मिल सके। ठीक है।